हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है आपकी क्लास 12th की आरोह बुक आरोह भाग 2 के 12वें अध्याय के एमसीक्यूज। 12वां अध्याय है हमारा बाजार दर्शन। ये पार्ट जो हमने पढ़ा है, समझा है, ये पहले पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं कि इस पार्ट में क्या दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले हमारे उस अपलोडेड वीडियो को ज़रूर देखिए जाके, ताकि आपके लिए चैप्टर इजी हो जाए थोड़ा। जब आप उसे पढ़ लेंगे तो फिर इसके एमसीक्यूज जो आज हम कराने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे कि आपको बार बार चैप्टर को रिपीट नहीं करना पड़ेगा या एमसीक्यूज को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एक बार अगर आप चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छे से तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगी, और आगे जब कभी भी किसी भी एग्जाम में आपके एमसीक्यूज आएंगे आप फटफट इसको कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट के एमसीक्यूज पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास में आ रहा है उसके लिए हमारे पास गद्यांश है, मतलब हमने पाठ से ही कुछ गद्य खंडों को लिया है और उन्हीं पर आधारित प्रश्न हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ये जो गद्यांश के ऊपर प्रश्न रहेंगे ये भी बहुविकल्पीय ही हैं, और इसके अलावा पूरे चैप्टर से भी रहेंगे। तो पहले कुछ गद्यांश सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम पूरे पार्ट से रिलेटेड बहुविकल्पीय भी देखेंगे। तो पहला जो गद्यांश आ रहा है क्या है उसमें, बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पे ही चलता है वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी हो तब तो फिर वह मन किसी की मानने वाला नहीं। मतलब अगर आपके जेब में पैसा है और आपका मन खाली, आप मार्केट पहुंचकर आपने डिसाइड नहीं किया कि आपको क्या खरीदना है, तब तो वो जादू 100% चलेगा ही चलेगा। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी है और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। मतलब जब हमने डिसाइड नहीं किया, हमारी लिस्ट नहीं बनी है कि हम बाजार क्यों जा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जेब भरी, हमारे पास खूब पैसा है और हम चले गए बाजार, हमने सोचा नहीं कि हमें करना क्या है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमें हर एक चीज हमारी जरूरत की, आराम की मालूम पड़ेगी और हम अंधाधुंध खरीदना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास फिजूल की चीजें आना बहुत ज्यादा आ जाएंगी जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। ऐसा अक्सर होता है कि अगर हम चले जाते, बाजार गए भी तो दो चार चीजें एक्स्ट्रा अपने लिस्ट से ले ही आते हैं। चलिए, ये गद्यांश हमने पढ़ लिया, अब इस पे आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रथम प्रश्न हमारे पास में क्या है, बाजार का जादू किस प्रकार काम करता है? जेब की राह, आंख की राह, मन की राह या सामान की राह? जब हम बाजार पहुंचते तो क्या होता है, ये आंख ही तो है जो सामान को देखती है और तब वो जादू काम कर जाता है। तो क्या हुआ सही, बाजार का जादू आंख की राह काम करता है। अगर ये आंख हम ना भी देखें तो भी चीजें बहुत ऐसी आकर्षक है कि हम ले ही डालेंगे, चीजें होती है। मतलब ये होता है कि हमारा मन बस करने लगता है कि हमको अरे ये कपड़ा भी अच्छा लग रहा है, अरे वो चीज बड़ी अच्छी लग रही है, अरे ये पिलो बड़ी अच्छी लग रही है, अरे ये कुशन बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जब हम पहुंच जाए तो हमें हर एक चीज बड़ी अच्छी लगने लगती है और हम खरीदना शुरू कर देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, बाजार से ना चाहने पर भी सामान खरीद लेते हैं। जब हम नहीं चाहते हो तब भी सामान खरीद लेते हैं, ये कब होता है? जेब खाली हो, भाई जेब खाली होगी तो हम कैसे खरीदेंगे, पैसे नहीं है तो हम खरीद ही नहीं सकते। मन भरा हो, मन भरा, अगर हम डिसाइड करके गए हैं हमें क्या खरीदना है तब तो हम फालतू की चीजें खरीद ही नहीं पाएंगे। मन खाली हो, यानी कि जब जेब भरी है और मन में हम कुछ डिसाइड करके मार्केट नहीं पहुंचे हैं तब हम फालतू की चीज खरीद ही लेंगे। तो क्या होगा, बाजार में ना चाहने पर भी हम जब सामान खरीद लेते हैं, मन जब खाली हो, यानी कि हम जब डिसाइड करके मार्केट ना गए हो तब खरीद लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहां किसके जादू की बात कही गई है? किसके जादू की बात चल रही है? रूप के जादू के, मन के जादू के, जेब के जादू के या बाजार के जादू की?
तो यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं इस गद्यांश में हमें बात करिए किसकी है, वो बाजार के जादू की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग बाजार के जादू से मुक्त नहीं हो सकते? मतलब जिनकी विल पावर बहुत वीक है वो इसके जादू से नहीं बच पाते, वो फंस जाते हैं। क्या ये सही है? आप सहमत हैं इस बात से? तो क्या है, सहमत हैं, असहमत हैं या दोनों हैं, कह नहीं सकते। तो हम इस बात से बिल्कुल सही हैं, सहमत हैं कि जिनकी विल पावर वीक होती है वो इस बाजार के जादू से बच नहीं पाते। कहने का मतलब हम अपनी इच्छा शक्ति को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते वो चीज। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यह पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं ये कौन सा है? भक्तिन, काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक, बाजार दर्शन। देखिए यहाँ तो बाजार दर्शन आपके पास यहाँ ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में बाजार दर्शन, लेकिन जब पाठ आता है, जब ये इस तरीके से गद्यांश हमारे पेपर में आते हैं तब उसमें पाठ मेंशन नहीं होता। तो ये आपको, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये गद्यांश किसका है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले पाठ जरूर पढ़िएगा ताकि आपको पता रहे कि कौन सी लाइनें किस पाठ से ली गई, क्योंकि कोई एक चैप्टर तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है 5 से 7 8 चैप्टर तो आएंगे ही आएंगे। तो जब अब कौन सा चैप्टर में कौन सी लाइन है तो इसके लिए आपको पहले सभी चैप्टर्स अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये कौन सा है? बाजार दर्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारे पास फिर से एक गद्यांश आया है, गद्यांश संख्या 2। क्या दिया है, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं देगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतज्ञ होगा क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतज्ञता है आवश्यकता के समय काम आना। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम बाजार जाएं तो हम हमेशा टारगेट अपने मन में डिसाइड करके जाएं, मतलब अपनी एक लिस्ट लेके जाएं कि हमें लेना क्या है। ठीक है, तो इन्होंने इसके लिए एक उदाहरण दिया है कि जब लू में निकलिए, यानी कि गर्मियों में जब हम बहुत तेज धूप में लिखते हैं तो कहते हैं पानी पी के निकलिए तो लू नहीं लगेगी। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि हम बाजार जा रहे हैं तो अपने अंदर भर के जाइए ताकि आप फालतू की चीजें ना खरीद पाए, और जब हम ऐसा करके जाएंगे तो वो बाजार हमेशा हमको लाभ ही देगा। अब इसी गद्यांश पे आधारित प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 6 में क्या है, बाजार जाते समय बाजार के जादू की पकड़ से बचने का सीधा उपाय क्या है? क्या बताया उन्होंने, मन खाली हो, मन रिक्त हो, मन भारी हो, मन बोझिल हो। तो देखिए यहां पर क्या दिया है, मन खाली ना हो और मन रिक्त हो। अब यहां पर क्या है, मन खाली ना हो, तो अब ये देखिए मन खाली होना और मन खाली ना होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर क्या है, मन रिक्त हो सही, मन खाली ना हो ये भी सही। तो अब यहां पर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, ध्यान रखिए। रिक्त होने का मतलब मन खाली हुआ तो तुरंत बाजार का जादू चल जाएगा। तो यहां क्या है, मन खाली ना हो, ये एकदम सही है, मतलब आप अपनी लिस्ट अपने साथ लेकर जाएं। अब है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मनुष्य को मन खाली होने पर बाजार क्यों नहीं जाना चाहिए? किस लिए नहीं जाना चाहिए? अगर आपका मन खाली है, आपको अगर कुछ खरीदना ही नहीं है तो आप बाजार क्यों जा रहे हो? और अगर जा रहे हो तो फिर क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? अगर आप क्यों नहीं जाना चाहिए, कारण ये बाजार की जकड़ से बचने के लिए, बाजार की चकाचौंध से बचने के लिए, बाजार खाली होता है, बाजार खाली लगता है। तो कारण क्या है, मनुष्य को मन खाली होने पर बाजार इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाजार से की जकड़ से बच जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि अगर मन खाली रहा तो हम उसके सिकंजे में फंस जाएंगे और फालतू की चीजें ले आएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 8।
बाजार कब फैला का फैला रह जाता है, मतलब वो फैला है, फैला का रह जाता है। मन में लक्ष्य होने पर, मन का लक्ष्य विहीन होने से, मन का खाली होने से, मन में आकर्षण होने से। तो क्या है, मन में लक्ष्य होने से, यानी कि जब हमारे अंदर डिसाइडेड है हमें क्या लेना है, तो वो बाजार फैला का फैला रह जाता है, क्योंकि हम जाएंगे अपनी जरूरत की चीज लेके आएंगे, चले आएंगे। तो हमारा लक्ष्य जब निर्धारित हो तब वो फैला का फैला रह जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, बाजार की सार्थकता किसमें है? क्या चीज है उसको सार्थक बनाने में? लोगों की खरीदारी करने में, लोगों के पैसे की बचत करने में, लोगों की आवश्यकता पूरी करने में, या लोगों को लूटने में? तो बाजार की सार्थकता है लोगों की आवश्यकता पूरी करने में, यानी कि वो सही मायने में क्या करता है, जब वो दूसरों की जरूरत में काम आए। प्रश्न संख्या 10 है, बाजार से कब आनंद मिलता है, कब मजा आता है, कब मिलता है? जब ग्राहक के मन में कोई लक्ष्य नहीं होता, जब ग्राहक के पास मनी पावर होता है, मनी पावर मतलब पैसा होता है, जब ग्राहक के मन में लक्ष्य निश्चित होता है, जब ग्राहक पूरा खर्च कर सकता है। तो क्या होता है, जब हमारे मन में लक्ष्य निर्धारित होता है। यहाँ लक्ष्य का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए हमने सपोज आज सोचा है कि आज हमें कुछ जरूरत से सामान लेने हैं, मान लीजिए सपोज हमें अपने लिए ड्रेस लेनी है, शूज लेने हैं, कुछ किचन एक्सेसरीज लेनी, हमने एक लिस्ट बना ली। तो ये क्या है, ये हमारा लक्ष्य है, बाजार जाने का लक्ष्य है। तो हमने जब लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उस लक्ष्य को हम जब जितना हमने सोचा था वो सब जब हम परचेज कर लेंगे तभी तो हमें आनंद आएगा ना कि ये होगा कि जो हम लक्ष्य निर्धारित करके गए हैं, यानी कि जो सामान हम सोच के गए हैं वो ना खरीद के बाकी सब चीजें ले आए, तो क्या होगा, हमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम अपनी जरूरत के तो सामान लाए नहीं, जो चीजें हमें जरूरत थी, तब वो हमें आनंद नहीं देगा। तो क्या होगा, जब हमारे मन में लक्ष्य निश्चित होता है तब बाजार हमें आनंद देता है। अब है हमारे पास गद्यांश संख्या 3। गद्यांश संख्या 3 में क्या दिया है, लोभ का यह जीतना नहीं कि जहां लोभ होता है यानी मन में, वहां नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा, और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं देख लेते, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। वह अकारत है, यह तो हट वाला योग है, शायद हट ही हट है, योग नहीं। इससे मन कृश भले ही हो जाए और पीला और असक्त, जैसे विद्वान का ज्ञान। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसीलिए उसका रोम रोम मूद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो आंखें हैं, कहते हैं ना आंख के जादू काम कर रहा है बाजार का। तो क्या है, अगर हम ये आंखें बंद कर लें तो क्या बाजार का जादू हम पे काम नहीं करेगा। सपने तो आंखें बंद करके भी देखा जाता है। तो बात यहाँ मन से है, आंखें बंद करने से नहीं है। आंखें बंद के आंखें आप फोड़ लीजिए तो भी आपकी लालसाएं खत्म नहीं होंगी। बात यह है अपने मन को अपने कंट्रोल में करने से। अब इसी पे आधारित हमारे पास में प्रश्न है, लेखक के अनुसार लोभ की जीत क्या है। लोभ कब जीतता है। हठ पूर्वक लोभ को दबाना, मन में लालच पैदा करना, लोभ का तिरस्कार करना, लोभ से बचने का प्रयास करना। तो गद्यांश के अनुसार हठ पूर्वक लोभ को दबाना भी लोभ की ही जीत है, यानी कि हम बहुत जिद्दी पूर्वक अगर अपनी जिद को दबा लेते हैं तो भी वो लोभ ही जीतता है, यानी कि लालच ही जीतता है। प्रश्न संख्या 12, आंख फोड़ डालने का दृष्टांत क्यों दिया गया है। क्या कारण है कि इसको बोला गया कि अपनी आंख फोड़ दीजिए। रूप से बचने के लिए, आत्म संयम के लिए, लोभ पर नियंत्रण कर पाने के लिए, आंख में दर्द से बचने के लिए। तो यहां पर क्या है, आत्म संयम के लिए, यानी कि हम अगर अपना आत्म संयम चाहते हैं तो अपनी आंख फोड़ लें,
तो क्या हम आत्मसंयम कर पाएंगे? तो यहां पर सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया, लिटरली आंख फोड़ने के नहीं बोला जा रहा है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आंख फोड़ने का दृष्टांत क्यों दिया गया है, क्यों ये एग्जाम्पल दिया गया है? आत्मसंयम करने के लिए। आंख फोड़ने के लिए नहीं बोला, अपने आप को संयम करिए। आंख फोड़ देंगे, हम अपना आत्मसंयम नहीं कर पाएंगे। बात यह है कि जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करते। अब है प्रश्न संख्या 13। हठ योग के बारे में लेखक क्या कहते हैं? लेखक ने हठ योग के बारे में क्या बोला है, इसी गद्यांश में दिया गया है। यह लोभ से बचने का उपयुक्त तरीका है। यह तरीका हठ का नहीं है, यह तरीका योग का है। यह लोभ से बचने का उपयुक्त तरीका नहीं है। तो उन्होंने हठ योग के बारे में क्या बोला है? यह लोभ से बचने का उपयुक्त तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। हठ योग का क्या प्रभाव होता है? हठ योग मतलब जिद करना, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव होता है? मन कमजोर, पीला और असक्त हो जाता है, मन संकीर्ण हो जाता है, मन विराट हो जाता है, मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां पर क्या होता है? मन कमजोर, पीला और असक्त हो जाता है। देखिए गद्यांश में ही लाइन दिया है, आपको कहीं कुछ ज्यादा नहीं, आप उस गद्यांश को देखेंगे तो इस तरीके की सभी वहां पर लाइंस दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? लोभ से बचने का क्या उपाय सुझाया गया है? आपको लोभ से बचना है तो उसका क्या उपाय यहां पे सुझाया गया है? मन को बंद करना चाहिए, मतलब अपनी इच्छाओं को रोकना चाहिए। मन को खुला छोड़ देना चाहिए, मतलब बिल्कुल मत रोकिए। मन पर किसी का वश नहीं रहना चाहिए। मन को मनमानी करने देना चाहिए। तो लोभ से बचने का सही तरीका क्या बताया है? मन को बंद कीजिए, मतलब अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में कीजिए। ऐसा ना हो कि इच्छाएं आपको कंट्रोल में कर ले। करना क्या है? आपको मन को कंट्रोल में करिए। अब हमारे पास आता है हमारा गद्यांश संख्या 4। क्या है? तो वह क्या बल है जो इसे तीखे व्यंग के आगे भी अजय नहीं कर रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटूट हूं। लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पर्धा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय ही तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता को प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। तो यहां पर इन्होंने क्या बताया है? संचय करना। संचय करना मतलब इसको कैसे जोड़ते हैं, हम आपको बताते हैं। हम जब बाजार जाएंगे, मन खाली है, तो हम फालतू की चीजें लेकर आएंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फालतू की चीजों का इकट्ठा कर रहे हैं, संचयन कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो हमें निर्बल बना रहा है, हमें कमजोर बना रहा है। तृष्णा, प्यास, लालच, इन सब के मोह में फंसकर हमने क्या किया है? बाजार जाकर फालतू की चीजों को खरीदा है। और ये संचय हमें क्या बना रहा है? हमें निर्बल बना रहा है। अब इसी गद्यांश पे आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। उस बल से क्या तात्पर्य? यहां पे उस बल की बात करिए, वो उस बल का मतलब क्या है? बाजार में वस्तु खरीदने के निश्चय का निर्णय, संसारी फल फूलता वैभव, तृष्णा और वैभव की चाह, चेतन पर जड़ की विजय। तो यहां पर उस बल से तात्पर्य है बाजार में वस्तु खरीदने का निश्चय का निर्णय। यानी कि अब हम इस समय निश्चय कर लें कि हमको ये वस्तु खरीदनी ही खरीदनी है। अब वो जरूरत की है या नहीं, ये वही बल है। ठीक है, मतलब निर्णय करने की जो बल है, यहां पर उस बल से वही तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर है 17।
उसे किस जाति का तत्व बताया गया है, मतलब निर्णय करना, सामान खरीदने का निर्णय करना, वो किस जाति का बल है, जाति कौन सी है वो, अपर जाति, निम्न जाति, मध्यम जाति या सभी जाति। तो आप समझ लीजिए आपको यहां पर क्या है, अपर जाति मतलब कि आपकी जो उच्च स्तर के लोग, जो बहुत अमीर होते हैं, धनी वर्ग होता है वो। निम्न वर्ग मतलब कि जो आपके बहुत ही लोअर यानी कि मजदूर, गरीब भिखारी लोग होते हैं उनसे। मध्यम वर्ग मिडिल क्लास लोग होते हैं। सभी जाति मतलब इन तीनों ही जाति के बाद में। तो यहां पर सामान खरीदने का निश्चय कौन करता है, वो बल किसके पास होता है, अपर जाति के पास। क्यों, क्योंकि भाई उनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, तो हर सामान को खरीदने का निश्चय उन्हीं के हाथ में बहुत ही अच्छे से होता है। बाकी दोनों ही वर्ग अपनी जरूरत के हिसाब से कार्य करते हैं। अब है प्रश्न संख्या 18। लेखक किन शब्दों के सूक्ष्म अंतर में नहीं पढ़ना चाहता। स्पिरिचुअल बोला था ना, स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल के अंदर जो 3 चीजें लेकर आए थे वो वही चीजों की बात कर रहा है। लेखक किन शब्दों के सूक्ष्म अंतर, यानी कि इनके अंदर कौन से शब्द थे जिनके अंदर बहुत ही जरा सा अंतर है, उसके हेर फेर में नहीं पढ़ना चाहता। कौन से थे वो, मौलिक, प्राकृतिक या व्यवहारिक, भौतिक, सांसारिक, पारिवारिक, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और भौगोलिक। तो यहां पर सही क्या है हमारा, वो है आत्मिक, धार्मिक और नैतिक। इन चीजों के सूक्ष्म अंतर में हमारे लेखक नहीं पढ़ना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, व्यक्ति की निर्बलता किससे प्रमाणित होती है, यानी कि व्यक्ति जो है वो निर्बल है, ये किससे प्रमाणित हो रहा है, धन का त्याग करने से, वैभव की चाह करने से, मन की इच्छा या जीवन से विरक्ति करने पे। तो ये होता है वैभव की चाह करने से व्यक्ति की निर्बलता प्रमाणित हो जाती है। प्रश्न संख्या 20, मनुष्य पर धन की विजय चेतन पर जड़ की विजय कैसे है। कैसे है ये चीज दिया गया है, वह धन की ओर झुकता है। जब वो धन की ओर झुकता है तब चेतन पर जड़ की विजय होती है। वह धन को से सरोकार नहीं कर रखता, वह धन का परित्याग करता है, वह संयमी होता है। तो सही क्या है, वह धन की ओर जब झुकता है तब चेतन पर जड़ की विजय हो जाती है। अब है हमारा गद्यांश संख्या 5। गद्यांश संख्या 5 में हमारे पास जो दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इस पे आधारित क्या प्रश्न है। यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसों से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटती है, यानी कि जब कपट बढ़ता है यानी लालच बढ़ता है तो क्या होता है, सद्भाव घटता है। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी भी फिर रह ही नहीं जाते हैं। भाई जब कपट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, चाहे मित्र हो चाहे पड़ोसी हो, वो आपस में सौहार्द से नहीं रह पाएंगे और आपस में एक कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि से दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य का माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो यहां पर हमने ये गद्यांश पढ़ा। अब इसी गद्यांश पे आधारित हम प्रश्न को देखते हैं। क्या है, बाजार की सार्थकता
कौन देता है? बाजार को सही माने में सार्थकता कौन देता है? जो बाजार से जरूरत की चीजें खरीदते हैं, जो बाजार से सभी चीजें खरीदते हैं, जो बाजार में बिक्री बढ़ाते हैं, जो परचेजिंग पावर का गर्व करते हैं। तो सही क्या है? जो बाजार से जरूरत की चीजें खरीदते हैं, सही मायने में बाजार को सार्थकता वही लोग देते हैं। अब है प्रश्न संख्या 22। बाजार को परचेजिंग पावर वाले लोगों की क्या देन है? जो परचेजिंग पावर के लोग हैं वो बाजार को क्या देते हैं? बाजार की रौनक बढ़ाते हैं, बाजार को विनाशक शक्ति प्रदान करते हैं, बाजार को आबाद करते हैं, बाजार में सद्भाव पैदा करते हैं। तो सही इसका आंसर क्या है? बाजार को परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार की विनाशक शक्ति प्रदान करते हैं, बाजार को विनाशक बना देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 23। बाजारवाद परस्पर सद्भाव में हास कैसे लाता है? सद्भाव में हास कैसे लाता है? जब बाजार में रौनकता होती है, जब व्यापार प्रेम में होता है, जब व्यापार में कपट आ जाता है, जब व्यापार बढ़ रहा होता है। तो क्या होता है? बाजार में परस्पर सद्भाव का हास तब होता है जब बाजार में कपट आ जाता है। मतलब जब हम एक दूसरे को ठगने, बस किसी तरीके से अपना सामान बेच देना चाहते हैं, किसको बेच रहे हैं, क्या झूठ बोलकर बेच रहे हैं, इससे मतलब नहीं, बस हम अपना सामान बेचना चाहते हैं, हमारा मन बस उसी में लगा है। अब है क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रकार के लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? जो बाजार से जरूरत की वस्तु खरीदते हैं, जो बाजार से बिना खरीदे लौट जाते हैं, जो बाजार से व्यर्थ की चीजें व्यर्थ की खरीदी नहीं करते, जो बाजार से व्यर्थ की चीजें खरीदते हैं। तो क्या है? बाजारूपन वो लोग बढ़ाते हैं जो बाजार से व्यर्थ की चीजें खरीदते हैं, जो जरूरत नहीं है वो भी खरीद लिए, तब बाजार का बाजारूपन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर है 25। अर्थशास्त्र को कहा गया है, अर्थशास्त्र को यहां पर कौन सा शास्त्र कहा गया है? अनीति शास्त्र, मायावी शास्त्र, का और खा दोनों सही है, और शोषण शास्त्र। अगर आप गद्यांश में देखेंगे तो अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र और मायावी शास्त्र कहा गया है, यानी कि का और खा दोनों ही यहां पर सही हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 26 से हमारे बहुविकल्पीय। अभी तक हमने गद्यांश पे आधारित जो प्रश्न थे अब यहां पर हमारे खत्म हो गए। अब पूरे पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम देखेंगे। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने भगत जी का उदाहरण दिया है। भगत जी जैसे व्यक्ति के जीवन से हम क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं? भगत जी का उदाहरण हमने पाठ में पढ़ा था कि वो किस तरीके से 6 आने का ही सामान प्रतिदिन बेचते थे, चूरन बेचते थे तो वो हमने पढ़ा हुआ है। तो उनसे हमें क्या प्रेरणा प्राप्त होती है? बाजार से खाली हाथ वापस लौट सकते हैं, बाजार के बाजारूपन का प्रभाव शून्य होगा, आत्म संयम की प्रेरणा मिलती है, बाजार का नकारात्मक प्रभाव बेअसर हो जाता है। तो भगत जी से हमें प्रेरणा मिलती है, बाजार का नकारात्मक प्रभाव बेअसर रहेगा, हमें यही प्रेरणा मिलती है। अब है क्वेश्चन नंबर 27। क्या दिया है? वर्तमान फैशन के दौर में मॉल संस्कृति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप परचेजिंग पावर के साथ मॉल का कैसा उपयोग करना चाहेंगे? मॉल मतलब शॉपिंग मॉल्स जो आजकल बने हैं, उसी के ऊपर ये पूछा गया है। क्या है? फैशन का की अधिकांश वस्तुएं खरीदेंगे हम वहां से, वर्तमान समय के अनुरूप खरीदारी करेंगे, जो प्रेजेंट टाइम है उसके हिसाब से हम खरीदेंगे, जरूरत के अनुसार खरीदारी करेंगे, मतलब जो हमें जरूरत है हम सिर्फ उतना ही खरीदेंगे, मॉल बार बार नहीं जा सकते इसलिए पूरा उपयोग करेंगे। हम बार बार मॉल नहीं जा सकते तो हम एक बार जाएंगे तो हम सब कुछ अच्छे से उठा लाएंगे, पूरा उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा होगा कि जरूरत के अनुसार ही हम खरीदी करेंगे, मतलब हमें जो जरूरत है हम सिर्फ उतना ही खरीदेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 28। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या महादेवी वर्मा? तो ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं बाजार दर्शन, इसके लेखक हैं हमारे जैनेन्द्र कुमार जी।
अब है क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है? यह पाठ गद्य लेखन की कौन सी विधा में लिखा गया है? ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी विधा में लिखा गया है? कहानी, निबंध, उपन्यास या एकांकी? ये जो हमने पाठ पढ़ा ये है निबंध विधा में लिखा गया है कि बाजार क्या होता है, कैसा होता है, इसकी क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होती है, इसकी सार्थकता क्या है, इसकी कृतज्ञता क्या है, सभी कुछ हमने इसके अंदर पाठ में पढ़ा है। अब है प्रश्न संख्या 30। 30 में क्या है? लेखक के मित्र ने खरीदारी का श्रेय किसे दिया है? लेखक के मित्र जो गए थे वो खूब थैले भर के लेकर आ जाते हैं, तो भाई पूछते हैं लेखक कि ये क्या है, तो उसका श्रेय उन्होंने किसको दिया? किसने खरीदा इतना सारा सामान? स्वयं को देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं, मित्र को देते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बताते किसके हैं? इतनी सारी जो खरीदारी करी इसका श्रेय उनके मित्र अपनी पत्नी को देते हैं कि हमारी श्रीमती जी ने जो है ये सारी खरीदारी करी है। अब है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या दिया गया है? लेखक ने किसे पावर कहा है? पावर किसको बोला गया है? बाजार को, मित्र को, पैसे को या पत्नी को? तो पावर क्या है, किस में होती है सबसे ज्यादा पावर? पैसे में होती है। लेखक ने भी पाठ में हमको यही बताया है कि पैसे को ही सबसे बड़ी पावर माना गया है। खासतौर से बाजार के लिए तो पैसा ही पावर है। फिर है प्रश्न संख्या 32। बाजार को शैतान का जाल किसने कहा है? शैतान का जाल कौन बोल रहा है? मित्र ने, पत्नी ने, लेखक ने या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है हमारे लेखक जी ने बोला है, पाठ में ये चीज लिखी है कि बाजार क्या है? शैतान का जाल है। अब है प्रश्न संख्या 33। 33 क्या दिया गया है? पाठ में लेखक ने के कितने मित्रों का जिक्र हुआ है? कितने मित्र का? एक मित्र तो जो गए थे बहुत सारा सामान खरीद लाए, दूसरे मित्र जो कुछ खरीद कर ही नहीं आते हैं और सब कुछ छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी खरीदा। और सारा वो खरीद नहीं सकते थे और कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ लिया ही नहीं। तो इस तरीके से दो मित्रों की बात पाठ में हुई थी। अब है प्रश्न संख्या 34। 34 में क्या है? बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? जो पाठ है इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? उपभोक्तावाद का, सांप्रदायिकता का, बाजार के जादुई प्रभाव का या उत्पादों का? तो किसका दिया है? बाजार के जादुई प्रभाव का इस पाठ में जिक्र किया गया है, जिक्र या वर्णन किया गया है। अब है प्रश्न संख्या 35। बाजार का जादू का प्रभाव पाठ में किस पात्र पर नहीं पड़ता? कई पात्रों के, कई चीजों के बारे में उल्लेख किया पाठ में लेखक ने। कौन सा ऐसा पात्र था जिसपे बिल्कुल भी बाजार का प्रभाव नहीं पड़ता था? लेखक का, पत्नी का, भगत जी का या शर्मा जी का? तो भगत जी जो थे उन पर बाजार का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता था। उनके पास भले जितना चूरन हो कुछ मतलब नहीं, वो 6 आने का चूरन बेचते, उसके बाद जितना बचता वो फ्री में बांट देते, इससे ज्यादा की वो कमाई नहीं करते। और एक बार जब वो बाजार गए तो उनका ध्यान सिर्फ कहाँ था? परचून की दुकान पे। अपने मतलब का सामान लिया और वापस चले आए। वो भी उनका बाजार में चाहे जितनी चीजें फैली हो उनका किसी से कोई मतलब नहीं था। तो भगत जी पर बाजार का कोई भी जादू नहीं चल पाया था। अब है प्रश्न संख्या 36। बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य क्या है? क्या दिया है? बाजार के उपयोग का विवेचन, बाजार ना जाने की सलाह, बाजार जाने की सलाह या इनमें से कुछ नहीं। तो प्रतिपाद का मतलब है इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या समझ रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो क्या है सही? बाजार के उपयोग का विवेचन कि मतलब हमें बाजार का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए, इस चीज का वर्णन इस पाठ में किया गया। जादू तो है लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि ये हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है बाजार को। प्रश्न संख्या 37। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर धन की ओर कौन झुकता है?
कौन है जो धन की तरफ झुक जाएगा? यहां अब धन से तात्पर्य कितने हैं? जब पैसे होंगे तो भाई तभी तो हम सामान खरीदेंगे। तो कौन व्यक्ति होता है जो इस सारी चीजें वैभवता के पीछे झुक जाता है? निर्बल, निर्धन, विवश या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ के अनुसार निर्बल व्यक्ति, निर्बल कौन व्यक्ति है? जो अपने मन की इच्छाओं को संयम नहीं कर पाता, उस व्यक्ति को पाठ में निर्बल बोला गया है। और वही पैसे यानी कि इस चकाचौंध भरे बाजार के आगे झुक जाता है। प्रश्न संख्या 38, भारत सरकार ने जैनेंद्र कुमार को कौन सी उपाधि प्रदान करी है? कौन सी उपाधि दी थी? पद्मश्री, पद्म भूषण, वीर चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 39, लेखक के अनुसार संयमी लोग कैसे होते हैं? जो लोग संयम रखते हैं वो कैसे होते हैं, क्या करते हैं जिससे पता चलता है कि ये लोग संयमी हैं? फिजूल सामान को फिजूल मानते हैं, मतलब फालतू के सामान को जो फालतू मानते हैं, फिजूल सामान को जो अच्छा मानते हैं वो, इनमें से कोई नहीं कि का और खा दोनों ही सही है। तो जो लोग फिजूल के सामान को फिजूल मानते हैं वो संयमी होते हैं। अर्थात फिजूल का सामान क्या हुआ? जो हमारी जरूरत का नहीं, वो फिजूल का। तो यानी कि हम बाजार क्यों जा रहे हैं? सिर्फ अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए। उसके अलावा जितना बाजार फैला है वो सारा सामान हमारे लिए फिजूल है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है? सामान जरूरत के हिसाब से नहीं, सामान जरूरत के हिसाब से नहीं, डैश के हिसाब से आता है। अब इस डैश में क्या आएगा? किसके हिसाब से आता है? इच्छा के हिसाब से, परचेजिंग पावर के हिसाब से, इज्जत के हिसाब से या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सामान परचेजिंग के हिसाब से आता, परचेजिंग पावर के हिसाब से आता है। अब परचेजिंग पावर क्या हुई? पैसा। जिसके पास पैसा है उसी के हिसाब से सामान आएगा। जिसके पास जितना पैसा उतना सामान इंसान खरीदेगा। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है? बाजार में सामान को कैसे रखा जाता है? किस तरीके से रखा जाता है? बोरी में, सजा धजाकर, गंदा करके या इनमें से नहीं? जाहिर सी बात है सजा धजाकर, क्योंकि ये सजे धजे बाजार ही हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप बाजार निकल जाइए और देखिए दुकानें इतनी सुंदर सजी रहेंगी कि हमें कुछ भी ना खरीदना हो, चलो एक बार एक चक्कर लगा के आते हैं, यार इसके अंदर है क्या यार, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिख रही, एक बार चलो चक्कर लगा के आते हैं। तो वो जो सजावट है वो हमें अंदर की तरफ खींचती है। और हमें नहीं भी खरीदना होगा तो कभी कभी दुकानों के अंदर पहुंच के हम वो सामान खरीद ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, लेखक के दूसरे मित्र ने बाजार से क्या खरीदा? पहला मित्र तो बहुत सारे सामान लेकर आया था और उन्होंने सारा श्रेय किसको दिया था? अपनी पत्नी श्री को। तो अब दूसरा मित्र ने क्या खरीदा था? फल खरीदे, सब्जी खरीदे, कपड़े खरीदे या कुछ नहीं खरीदा? तो दूसरा मित्र क्या किया था? वो कुछ भी नहीं खरीद कर लाया था। कारण क्या था? क्योंकि बहुत सारा सामान था, उसे सभी कुछ अच्छा लग रहा था और वो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो उसने क्या किया? कुछ खरीदा ही नहीं, कि हम अगर एक चीज खरीदेंगे तो दो चीज रह जाएंगी। तो उसने क्या किया कि हम कुछ खरीदते ही नहीं। तो उसने कुछ भी नहीं खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया है? मनुष्य को सब ओर की चाह कब घेरती है? सब ओर मतलब हम ये भी ले लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, ये चाह उसके अंदर कब घर कर जाती है? जब उसे जरूरत का ज्ञान होता है, यानी कि जब उसे अपनी जरूरत पता हो तब उसे वो सारी चीजें चाहिए होती हैं। जब उसे जरूरत का ज्ञान ना हो, यानी कि जब हमें अपनी जरूरत ना पता हो, उस कंडीशन में हमारा चाह सब तरफ जाती है। जब पैसा नहीं होता या इनमें से कोई नहीं, तो मनुष्य को सब ओर की चाह तब घेरती है जब हमें अपनी जरूरत का ज्ञान नहीं होता। यानी कि हम अपना मन खाली करके बाजार जा रहे हैं, हमने अपनी जरूरत डिसाइड नहीं करी और उस समय क्या होगा? हमारा मन चारों तरफ जाएगा कि हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, उस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 44, लेखक के अनुसार बाजार कैसा होता है?
ये जो बाजार है ये कैसा होता है? जादुई, अच्छा, मनमोहक या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा पाठ ही चल रहा है बाजार का जादू, तो ये बाजार कैसा होता है? जादुई होता है। क्यों? क्योंकि ये हमको सम्मोहित कर लेता है, बिल्कुल हम उसके जादू में फंस जाते हैं बाजार पहुंच के। क्वेश्चन नंबर 45, बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? आप जब पाठ पढ़ेंगे, जो हमने पहला गद्यांश पढ़ा था तो याद होगा उसमें भी ये बात थी। किससे की? जादूगर से की गई थी, चुंबक से की गई थी, चमत्कार से की गई थी, इनमें से किसी ने। तो बाजार के जादू की तुलना की गई थी, चुंबक से की गई थी। जिस प्रकार से चुंबक लोहे पे कार्य करता है, उसी तरह बाजार का जादू खाली मन और भरी जेब पर करता है। जब जेब हमारी भरी हो और मन खाली हो, उस कंडीशन में ये बाजार का जादू चुंबक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 46, भगत जी चूर्ण किस में रखकर बेचते थे? चूर्ण मतलब चूरन बेचते थे ना, वो बाजार जाते थे, चूरन बेचते थे, तो वो किस में रख के लेके जाते थे बेचने के लिए? पेटी में, डिब्बे में, गाड़ी में। पेटी क्या होता है? लोहे का एक बक्सा टाइप का होता है, उसको पेटी बोला जाता है। तो अब उसमें रख के ले जाते थे, या किसी डिब्बे में रख के ले जाते थे, गाड़ी में रख के लेके जाते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो भगत जी पेटी में रखकर चूरन जो है वो बाजार लेके जाते थे बेचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, भगत जी की हर दिन कितनी कमाई होती थी? वो कितने कमाते थे? 5 आने, 2 आने, 3 आने या 6 आने? तो वो क्या कम करते थे? वो प्रतिदिन 6 आने ही कमाते थे। यानी कि जब तक उनके पास 6 आने नहीं हो जाते थे तब तक वो चूरन बेचते थे, और जैसे ही 6 आने हुए उसके बाद क्या करते थे? वो सारा चूरन फ्री में बांट देते थे। क्वेश्चन नंबर 48, भगत जी क्या बेचते थे? सब्जी, फल, खिलौने या चूरन? तो वो क्या बेचते थे? चूरन बेचते थे। क्वेश्चन नंबर 49, सलज्ज का क्या अर्थ है? सलज्ज का क्या अर्थ है? शर्म से, शान से, गर्व से, निडरता से। सो सलज्ज का मतलब होता है शर्म से। क्वेश्चन नंबर 50, लेखक ने दिल्ली के किस बाजार का जिक्र किया है? कौन सा बाजार था जहां भगत सिंह जी से मिले थे? चांदनी चौक का, सरोजनी नगर का, करोल बाग या इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली के चांदनी चौक बाजार की बात लेखक ने करी है, जहां पर वो भगत जी से मिले थे। भगत जी अपना सामान खरीदने के लिए जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया है? जैनेन्द्र जी का जन्म कहां पर हुआ था? लेखक परिचय, पाठ का परिचय, पाठ, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, विशेष टिप्पणियां। आप जब भी पाठ कोई भी लें जहां से एमसीक्यूज आ रहा हो या कुछ भी, आपके अगर कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, तो आप एक बार पूरा पाठ जरूर पढ़ें, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान होगा। जैसे अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है ये लेखक के परिचय से आ रहा है, लेखक परिचय जो होता है उसमें। तो इस तरीके से जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। भाई एमसीक्यूज हैं, लघु भी होगा, अति लघु होगा, कहीं से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप पढ़ें पूरा पढ़ने की कोशिश करिए। तो अब यहां पर क्या दिया है? ज्ञानेंद्र कुमार जी का जन्म कहां पर हुआ था? उनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है? परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार को क्या देते हैं? परचेजिंग पावर मतलब जिनके पास खरीदने के लिए बहुत अधिक पैसा हो, वो बाजार को क्या दे रहे हैं? जादुई ताकत, शैतानी शक्ति, भक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो जिनके पास परचेजिंग पावर है वो बाजार को शैतानी शक्ति देते हैं कि और वो शैतान बनता चला जाता है लोगों को लुभाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या मनुष्य को क्या बना देती है?
संयमी, संतोषी, बहादुर या बेकार। ये सभी जो है असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या, ये मनुष्य को क्या बनाती है? बेकार बनाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर सभी सद्गुणों का नाश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसे होता है? जो ऊंचे बड़े बड़े बाजार होते हैं ये अपनी तरफ कैसे आमंत्रित करते हैं? आकर्षक करते हैं, मूक होते हैं, वाचाल होते हैं, भयंकर। अब क्या होता है आप समझिए। पहले ऊंचे जो बाजार है, ऊंचे बाजार का तात्पर्य है जहां बड़े बड़े शोरूम्स हों, खूब सजी धजी मार्केट दुकानें हों, बहुत लुभावने ऑफर्स लगे हों। अब क्या हो, अब वो आपको क्या कर रहे हैं? अब आपको अपनी तरफ कैसे बुलाएंगे? अब वो बोलेंगे तो नहीं आओ आओ आओ, ऐसे तो नहीं बोल रहे, वो चुप हैं एकदम, मगर उनकी साज सजावट वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो अब क्या है, ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? वो बस चुप रहता है और आपको अपनी तरफ खींच लेता है। तो मतलब क्या होता है? वो मूक होता है। मूक मतलब गूंगा होता है, वो कुछ नहीं बोलेगा मगर आप तब भी खींचते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों आया? जो दूसरा मित्र था वो बाजार से खाली हाथ किस कारण से आया था? वह सब कुछ नहीं खरीदना चाहता था, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह कुछ कम नहीं खरीदना चाहता था, कोई भी चीज कम नहीं खरीदना चाहता था। वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। तो वो इसलिए कुछ खरीदे बगैर नहीं आया था क्योंकि वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, अर्थात वो सभी कुछ खरीदना चाहता था, इसीलिए वो कुछ भी लिए बगैर, मतलब कुछ भी लिए बगैर नहीं आया। क्योंकि एक चीज खरीदता तो एक चीज छूट जाती, तो इस कंडीशन में उसने कुछ भी नहीं खरीदा, सब कुछ छोड़कर वो चला आया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। 56 में हमारे पास क्या दिया है? लू में जाना हो तो क्या पी कर जाना चाहिए? क्या एग्जाम्पल दिया था कि जब लू में जाएं तो क्या पी कर जाएं? चाय, कॉफी, पानी या गर्म दूध। तो क्या एग्जाम्पल दिया था? जब लू में जाया जाए तो पानी पीकर हमें जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? लोगों को लुभाने में, सामान खरीदने के लिए विवश करना, मोल भाव करना, आवश्यकता के समय काम आना। तो सही कृतज्ञता कब है? जब हमें आवश्यक हो, आवश्यकता का समय हो, हमें जब कोई जरूरी सा चीज हो तो हम तुरंत जाकर बाजार से खरीद लें, तब वो सार्थकता हमें काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या है? ठाठ देखकर मन को बंद करना क्या है? ठाठ देखकर, ठाठ मतलब बाजार का इतना अच्छा ठाठ देखकर आंख को बंद करना क्या कहते हैं? जड़ता, गति, जीवन या संजीवनी। तो यहां पर क्या कहते हैं? जड़ता। अब जड़ता का क्या तात्पर्य है? मतलब हम अपनी बात पर अटल हैं कि हमें जो चीज जरूरी है हम वही खरीदेंगे। बाजार सजे हैं तो सजे रहने दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो जड़ता का तात्पर्य क्या है? मतलब हमने अपने मन को पूरी तरीके से काबू में कर रखा है। अब बाजार जितने ठाट बाट सजे धजे रहें उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने अपने मन को स्थिर कर रखा है। अब है क्वेश्चन नंबर 59। मन को किसकी छूट नहीं होनी चाहिए? मतलब अपने मन को हमें किस चीज की छूट नहीं देनी चाहिए? संयम की, मनमानेपन की, विरोध की, संवेग की। तो हमें किस बात की नहीं छूट देनी चाहिए अपने मन को? मनमानेपन की, मतलब उसका जो मन हो उस तरीके से भागे, हमें इस तरीके की छूट अपने मन को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या है? लेखक भगत को चूरन बेचते हुए कितने वर्षों से देख रहा था? जो लेखक थे वो भगत जी को कितने सालों से लगातार इतना ऐसे चूरन बेचते थे कि 6 आने कमाए, उसके बाद बाकी वो फ्री बांटते थे। इस तरीके से वो चूरन बेचते हुए कितने वर्षों से देख रहे थे? 8 वर्षों से, 10 वर्षों से, 12 वर्षों से या 14 वर्षों से? तो वो 10 वर्षों से लेखक जो है भगत जी को चूरन बेचते हुए देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 61।
संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की क्या प्रमाणित होती है? संचय की तृष्णा यानी कि हमें अपने पास चीजों को कलेक्ट करना जो है वो, और वैभव की चाह मतलब हर एक चीज संपन्नता की हमारे पास में हो, मतलब चाहे जितना आराम का जितनी जो चीजें हो कि वो सब कुछ हमारे पास हो। ये व्यक्ति में क्या चीज को हमारे सामने लेकर आती है? शक्ति, महानता, निर्बलता या विवशता? तो पाठ के अनुसार ये व्यक्ति की निर्बलता को दर्शाती है कि ये व्यक्ति बहुत ही निर्बल है। अब है क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या है? जैनेन्द्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ था? कब हुआ था? 1901, 1902, 1904, 1905। तो जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म हुआ था 1905 में। अब है क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या है? जैनेन्द्र कुमार का निधन किस वर्ष में हुआ था? अब उनकी मृत्यु कब हुई थी? ये 1979, 1990, 1991, 1992। तो अब यहां पर उनका जो निधन था वो हुआ था 1990 में। क्वेश्चन नंबर 64। जैनेन्द्र कुमार पर किस वाद का प्रभाव था? कौन से वाद का उन्हें बहुत ज्यादा असर पड़ा था? गांधीवाद, साम्यवाद, रोमांसवाद या रोमांचवाद? तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर था गांधीवाद का, मतलब गांधी जी के जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, इस बात का प्रभाव जैनेन्द्र कुमार जी के ऊपर बहुत अधिक था। क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या है? जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे साथ ही साथ अन्य किस दोष को बढ़ाते हैं? बाजार का बाजारूपन तो बढ़ा रहे हैं अपने परचेजिंग पावर के थ्रू, लेकिन साथ ही साथ वे एक और जो है चीज को बढ़ा रहे हैं जो सही नहीं है। वो क्या है? महंगाई बढ़ाते हैं, छल बढ़ाते हैं, कपट बढ़ाते हैं कि ईर्ष्या बढ़ाते हैं? तो वो लोग क्या बढ़ाते हैं? बाजार में कपट को बढ़ाते हैं। भाई पैसा हम दे रहे हैं, जिन लोगों के पास पैसा बहुत होता है, मोल भाव नहीं करते, जितना बोला गया उतना पैसा फेंक के उन्होंने सामान खरीदा। अब क्या हुआ? जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके मन में कपट आया कि भाई ये तो हमारे मुंह मांगे पैसे पर देके गए, तो इस चीज का दाम अभी हमने 100 रखा है, चलो दूसरा व्यक्ति आएगा उसके लिए हम 150 कर देंगे। तो अब क्या हुआ? जो दुकानदार है उसके मन में कपट भर रहा है धीरे धीरे, और जिनके पास परचेजिंग पावर है वो 100 की, 150 की, 200 की, जितनी भाई उनके पास तो पैसा है वो फेंक के ले रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति निर्धन है, जिसके पास कम पैसा है, जरूरत के अनुसार है, उसके लिए तो ये सारी चीजें नुकसान होंगी। तो क्या हुआ? इस तरीके से क्या बढ़ रहा है? बाजारूपन के साथ साथ कपट बढ़ता है बाजार के अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या दिया गया है? लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? ये जो बाजार का जादू है ये किस प्रकार का जादू है? शक्ति का जादू है, रूप का जादू है, धन का जादू है या लाभ का जादू है? तो यहां पर लेखक ने क्या बोला है? जो ये बाजार का जादू है वो है रूप का जादू, यानी कि वहां पर हर चीज बहुत ही सुंदर तरीके से सजाकर रखी गई है, रूप सुंदरता तरीके से, इसीलिए ये जादू लोगों को अपनी तरफ खींचता है। क्वेश्चन नंबर 67। चूरन बेचने वाले भगत जी कैसे व्यक्ति थे? जो चूरन बेचने वाले व्यक्ति थे भगत जी, उनकी क्या विशेषता थी? कैसे व्यक्ति थे? संतोषी, लालची, घमंडी या निर्धन? तो वो क्या थे? वो संतोषी व्यक्ति थे। चाहते तो वो अपने चूरन बेचने से वो 6 आने क्या 11 आने 15 आने भी कमा सकते थे, लेकिन नहीं, वो संतोषी थी कि नहीं आज के दिन के लिए इतनी कमाई बहुत है, बस हम 6 आने कमाएंगे, बाकी चूरन बांट देंगे। तो कैसे वो व्यक्ति थे? वो संतोषी व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 68। मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया? जो मित्र थे, जो बहुत सारा सामान लेकर आए थे, जिन्होंने बोला था कि सारा सामान उनकी पत्नी के द्वारा खरीदा गया है, वो लौट कर आए तो उन्होंने क्या चीज लेखक के सामने फैला दिया था? थैला, मनी बैग, हाथ या रुमाल? तो उन्होंने फैलाया था अपना मनी बैग, अर्थात अपना पर्स। ये देखिए पूरा खाली हो गया, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। क्वेश्चन नंबर 69।
69 में क्या है, लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अकिंचित कर कहा है, जिसका अर्थ है। अब यहां पर ये अकिंचित कर जो है इसका मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। ठग, भिखारी, अर्थहीन या व्यापारी। तो उनको क्या बताया है, अर्थहीन। अर्थहीन का तात्पर्य मतलब पैसा उनके पास जितना जरूरत है उतना उनके पास है, उन्हें और उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। तो उस कंडीशन में क्या है, उनके लिए ये सभी जो है बेकार है, सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 70, बाजार दर्शन के लिए पैसा क्या है। बाजार दर्शन जो पार्ट है इसमें पैसा, हम बाजार दर्शन करने जा रहे हैं, मान लीजिए हम बाजार जा रहे हैं तो वहां पे पैसा क्या चीज है, पावर, टावर, साधन या सम्मान। तो हमारे लिए उस समय बाजार में जो पैसा है वो पावर का काम करता है, ताकत का काम करता है। मान लीजिए एक बार आप बाजार जाइए, ठीक, मगर पैसे लेकर मत जाइए। उस समय आप अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करेंगे। हमारे पास 1 रुपए, आप पॉकेट में 1 रुपए लेकर नहीं जाइए, आप सबसे ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। और जब आप दोबारा उसके बाद जाइए बाजार तो अच्छे खासे पैसे पॉकेट में रख के जाइए। देखिए आपसे ज्यादा पावरफुल कोई अपने आप को महसूस नहीं करेगा। हम बहुत ज्यादा पावरफुल है, उस समय हम ऐसा महसूस करेंगे। तो बाजार दर्शन के लिए पैसा क्या है, पावर, ताकत, शक्ति। तो इस तरीके से हमने अपने इस पार्ट के जो 70 MCQs थे यहाँ पर सॉल्व किए। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से पार्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने पहले भी ये पार्ट पढ़ लिया है, इसके MCQs भी सॉल्व कर लिए हैं। तो अब ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो चुका हो। कहीं से भी क्वेश्चन आए बहुत फटाफट आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने अभी तक इस पार्ट को नहीं पढ़ा है, आप इसको समझना चाहते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर NCERT सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आना होगा आपको हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे, जहां आपको टोटल 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। जब आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो आप देखेंगे कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप जैसे कि क्लास 12th में हैं तो आप यहाँ पर क्लास 12th क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही 12th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। अब जैसे आप हिंदी में देख रहे हैं कि हिंदी में हमारी 5 बुक्स हैं, 5 हमने सभी पढ़ाई हुई हैं, और जो ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो आरोह बुक से लिया गया है। तो आरोह बुक में जहां वॉच नाउ लिखा है आपको वहां पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्लेलिस्ट, आरोह बुक की प्लेलिस्ट आपके सामने चैप्टर वाइज ओपन हो जाएगी। तो ये चैप्टर है हमारा 12। तो जब आप 12 चैप्टर बाजार दर्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि उसके अंदर जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो सभी आपके सामने होंगे। तो आप जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।